So continue with the regulation of breathing. If you remember, last time we discussed about the respiratory center, which is divided into three parts. Now today we'll see the mechanism, how this breathing is regulated. What is the mechanism of regulation of breathing? This is given in the form of flowchart. In your book they have written in the form of paragraph. Now inspiration, when we inspire, when we take the air into the lungs, when we inspire the gas into the lungs, lung expand to a critical point. एक लिमिट तक हवा लंग्स में जाती है. लंग्स को जितना एक्सपांड होना है लंग्स उतना एक्सपांड होता है. आफ्टर रीचिंग टू अ क्रिटिकल पॉइंट, स्ट्रेच रिसेप्टर, लंग्स में स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं जो स्ट्रेचिंग के वजह से स्टिम्युलेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं. स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिम्युलेट्स. जब हमारे लंग्स में एक सफिशिएंट अमाउंट में एयर पहुंचती है और लंग्स एक्सपांड होता है तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिम्युलेट होगा. एंड दिस स्टिम्युलेटेड स्ट्रेच रिसेप्टर गिव्स अ सिग्नल टू द एक्सपिरेटरी सेंटर. इट गिव्स अ सिग्नल टू द एक्सपिरेटरी सेंटर थ्रू द वेगस नर्व. वेगस नर्व इज वन ऑफ द क्रेनियल नर्व. वेगस नर्व के थ्रू इंपल्स सिग्नल हमारे एक्सपिरेटरी सेंटर तक जाता है. नाउ ड्यू टू दिस इंपल्स, inhibitory impulse to inspiratory center. Now expiratory center जो है वो inspiratory center को inhibitory impulse भेजता है, यानी उस मैकेनिज्म को inhibit करने का सिग्नल देता है. expiratory center inspiratory center को inhibit करने का कमांड देता है, impulse देता है. as a result inspiratory muscles relax. इंस्पिरेटरी मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इंस्पिरेशन हुआ था, मैक्सिमम हवा अंदर गई थी. अब ये मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और रिलैक्स होने की वजह से एक्सपिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी एक्सेलिंग, लंग्स में से हवा का बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा. लंग्स में से हवा बाहर निकलेगी. एयर लीव्स द लंग्स. जो लंग्स में एयर थी वो बाहर आएगी. लंग्स डिफ्लेटेड. अब हमारे लंग्स जो पहले एक्सपांड हुए थे अब वो डिफ्लेट हो जाएंगे, मीन्स नैरो हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे. एंड स्ट्रेच रिसेप्टर नो लॉन्गर स्टिमुलेटेड. स्ट्रेच रिसेप्टर को जो पहले कमांड मिला था, जो मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ था, अब वो मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा, यानी स्ट्रेच रिसेप्टर के पास जो सिग्नल था वो सिग्नल खत्म हो जाएगा. एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स न्यू इंस्पिरेशन, अब यहां से नया इंस्पिरेशन स्टार्ट होगा. तो दिस मैकेनिज्म इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. यहां से ये मैकेनिज्म रिपीट होता है. Now, this entire mechanism of inspiration and expiration, ये जो repeated mechanism है inspiration और expiration का, this mechanism, this event is called as hearing-Brewer reflex. It is called as hearing-Brewer reflex. Now, this hearing-Brewer reflex, it is responsible for controlling the depth and rhythm of respiration. कितना डीप हम रेस्पायर करते हैं और रेस्पिरेशन की क्या स्पीड होगी, दिस इज कंट्रोल्ड बाय दिस मैकेनिज्म. एंड ऑल्सो दिस हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द लंग्स फ्रॉम इन्फ्लेटिंग टू पॉइंट ऑफ बर्स्टिंग. यानी हमारे लंग्स में इतनी हवा नहीं भर जाए, इतनी एक्सपांड, लंग्स इतना एक्सपांड ना हो जाए कि हमारा लंग्स ही बर्स्ट हो जाए. तो इस बर्स्टिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले, यानी जैसे ही स्ट्रेचिंग होती है लंग्स की, जैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर्स इंपल्स देते हैं, वहां से एक्सपिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होता है और इस फर्दर इंस्पिरेशन को स्टॉप कर दिया जाता है. यानी लंग्स को बर्स्ट होने से प्रिवेंट करने के लिए भी ये मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है. तो ये पूरा एक मैकेनिज्म आपकी बुक में दिया है. उसके बाद द सेकेंड पॉइंट विच इज गिवन हियर. नाउ रेस्पिरेटरी सेंटर, जिसके बारे में कल डिटेल में उसका स्ट्रक्चरल डिटेल हमने पढ़ा था, विच इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. Now this expiratory center is also connected. This is also connected to cerebral cortex. Now cerebral cortex is basically responsible for controlling voluntary action. Cerebral cortex control voluntary action. Respiratory center mainly control involuntary action और ये voluntary action को control करेगा. ये दोनों connected हैं. Now this cerebral cortex which is responsible for controlling voluntary action change pattern of breathing. It can change the pattern of breathing. यानी जरूरत के हिसाब से सोच समझ के हमारे डिसीजन से हम ब्रीदिंग के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर हम ज्यादा डीप रेस्पायर कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को रोक भी सकते हैं. एंड दिस मैकेनिज्म इज बेसिकली प्रोटेक्टिव.
Why it is protective? Example, कहीं पे बहुत बुरी स्मेल आ रही है, वहां से आप गुजर रहे हो, तो आप अपने रेस्पिरेशन को थोड़ी देर के लिए, नॉट नेसेसरी कि आप नाक पे हाथ रखो उसको बंद करो, आप सिंपली अपने रेस्पिरेशन को थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए उसको रोक के वहां से फास्ट निकल जाते हैं. सो दिस इज अ प्रोटेक्टिव. इवन जब हम पानी के अंदर, आपने स्विमिंग पूल में आपने डाइव लगाई, तो ऐसे टाइम पे भी हम इंस्पायर नहीं करते हैं, लंग्स को हवा में जाने से रोकते हैं. कोई पोल्यूटेड एयर है, कहीं पे बहुत ज्यादा स्मोक है, तो वहां पे भी रेस्पिरेशन को हम वॉलंटरीली कुछ देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं. सो बेसिकली इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. दिस फंक्शन इज डन बाय सेरिब्रल कॉर्टेक्स विच इज कनेक्टेड टू रेस्पिरेटरी सेंटर. द सेकेंड थिंग, एबिलिटी टू स्टॉप ब्रीदिंग इज लिमिटेड. अब कितनी देर तक हम सांस को रोक सकते हैं उसकी भी लिमिट है ना, वो भी लिमिटेड है. ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट तक, 15 मिनट तक सांस को रोके रहें, नहीं. इट डिपेंड्स अपॉन द बिल्डिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड. हमारे ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज होने लगे तो मजबूरन हमें सांस छोड़ना पड़ेगा, मतलब रेस्पिरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा. तो इट हैज अ लिमिट. एबिलिटी टू स्टॉप ब्रीदिंग इज लिमिटेड. एक लिमिट तक हम रोक सकते हैं. हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, टिश्यू में CO2 का लेवल इंक्रीज होगा. अल्टीमेटली वी हैव टू स्टार्ट रेस्पिरेशन. चाहे वो प्रोटेक्टिव रहे या ना रहे, वी हैव टू स्टार्ट विद द रेस्पिरेशन. सो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड. स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट. Now, apart from the normal respiratory movement, now the next part is some different modified respiratory movement which is given in your book. This is 8.5. Now, some different respiratory movement. Normal से हट के जो respiratory movement होता है, normal respiration तो हम करते ही हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है वो अभी जस्ट हमने देखा. Now, some different respiratory movement apart from normal movement, sometimes it helps in showing expression. Emotional expression or different type of expression we can show with the help of different type of respiratory movement. Example, एक लंबी सांस लेना, जैसे एक रिलैक्सेशन में, जैसे एक लंबी सांस लेके हम एक एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं. दैट इज अ मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट. इवन इन द केस ऑफ फियर, इन द केस ऑफ एंगर, हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और एक एक्सप्रेशन, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन वी कैन शो विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन. इट इज अ मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन क्लियरिंग एयर पैसेज. कभी कभी एयर पैसेज में म्यूकस या कोई पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट वी कैन क्लियर द एयर पैसेज. We can clear the air passage. Okay, for different type this type of movement we can use to clear the air passage. Now the next part is, it may be this type of movement, it may be reflex. वो या तो reflex action होगा or it is initiated involuntarily. It is initiated involuntary. वो involuntary movement भी हो सकता है या reflex action भी हो सकता है. Few examples are given like yawning and coughing and yawning are the example of modified respiratory movement which is involuntary in nature. So this is all about the modified respiratory movement. Now the next point is some disorders of respiratory system. In the respiratory system, 8 different disorders are given in your book, starting with the different type of disorders. This is the name of the disorder, the symptoms are given, causes are given, and the treatment is given. In short, every disorder is given in your book. This is given in the form of table in your textbook. I am going to explain here, starting with the first one, emphysema. Emphysema is the very common disorder which is seen and which is related with the respiratory system. इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ अल्वियोलाई, डैमेज टू द अल्वियोलाई. एम्फाइसीमा में अल्वियोलाई का डैमेज होना विच रिजल्ट्स इन शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ. हमारी जो ब्रीथ होगी वो शॉर्ट हो जाएगी. ब्रीथ के शॉर्ट होने का मतलब ये है कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो 1 मिनट में, एक एडल्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द एडल्ट पर्सन एट रेस्ट, 1 मिनट में 12 टाइम अगर रेस्पायर करता है, 12 टाइम ब्रीथ करता है, तो अगर उसकी ब्रीथ की डेप्थ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी तो उसका रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज होगा, यानी 1 मिनट में इंस्टेड ऑफ ब्रीदिंग 12 टाइम द पर्सन मे ब्रीथ टू 20 to 30 टाइम्स. तो रेट ऑफ ब्रीदिंग विल इंक्रीज इफ ब्रीथ बिकम्स शॉर्ट. ये इसके सिम्टम्स है. कॉजेस क्या है? Smoking, which is a very common cause,
and sometime it may be due to air pollution. Different type of pollutants are present in the air which is responsible for causing emphysema. Treatment is obviously the person has to quit smoking stop करना है, avoid polluted air. अगर वो continuous किसी pollution के touch में आ रहा है, encounter हो रहा है, तो the person has to avoid such type of pollution. And administering oxygen, अगर critical case है तो ऐसे केस में person को ऑक्सीजन, उस सफरर को, those who are suffering from the disease, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना is very useful and very helpful. So this is the treatment for emphysema. Now starting with the second disease, chronic bronchitis. Now bronchitis, remember bronchitis, ब्रोंकस इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. हमारा ट्रकिया जो होता है वो स्प्लिट होके दो पार्ट में, दो पाइप में डिवाइड होता है, कॉल्ड एज ब्रोंकस. उसको हम प्लूरल में ब्रोंकाई कहते हैं. वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई के फॉर्म में हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है. तो ब्रोंकस में होने वाला इन्फ्लेमेशन, itis stands for inflammation, ब्रोंकस में होने वाला इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड एज ब्रोंकाइटिस. क्रोनिक वर्ड जो ऐड किया है, क्रोनिक मतलब ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है. धीरे धीरे ये डिजीज उस इंडिविजुअल को हुई है और धीरे धीरे वो डिजीज सीवियर होती जाएगी. अचानक होने वाली डिजीज को हम एक्यूट कंडीशन कहते हैं. क्रोनिक जो है ये स्लो प्रोसेस में डिजीज होती है, लॉन्ग टर्म चलती है. तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इसके सिम्टम्स क्या हैं? कफिंग, स्लोली पहले थोड़ा कफ रहेगा, धीरे धीरे सीवियर होता जाएगा, एक्सट्रीम कंडीशन तक पहुंच जाएगा. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसका मतलब मैंने यहां पे आपको बताया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कैन बी ऑब्जर्व इन द केस ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ऑल्सो. ये क्यों होता है? रीजन, द कॉजेज आर सेम. स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, ये एयर पोल्यूशन की वजह से होता है. अगर स्मोकिंग की वजह से हो रहा है तो पर्सन हैज टू क्विट स्मोकिंग, अवॉइड पोल्यूटेड एयर. अगर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, मूव टू वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट. समटाइम अगर पॉसिबल है वो पर्सन ऐसे क्लाइमेट में चला जाए जो थोड़ा वार्म है या ड्राई है, तो ऐसे कंडीशन में उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से रिकवर करने में आसानी होती है, जल्दी होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड डिजीज. द थर्ड डिसऑर्डर गिवन इन योर बुक इज एक्यूट ब्रोंकाइटिस. ये ब्रोंकाइटिस का ही फॉर्म है मगर ये एक्यूट है, सडन ये प्रॉब्लम होता है, शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में ये प्रॉब्लम होता है, कॉल्ड एज एक्यूट ब्रोंकाइटिस. इसमें क्या होगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई. ब्रोंकाई मैंने अभी आपको बताया, ब्रोंकाई इस जो ट्रकिया के आगे का पाइप है उसे ब्रोंकाई कहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन होगा. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और येलो म्यूकस, यानी कफ के साथ थिक येलो म्यूकस, जिसे स्प्यूटम या फेल्गम भी कह सकते हैं, वो बाहर आएगा. And this is acute bronchitis is due to viral or bacterial infection. वो या तो वायरस की वजह से या तो बैक्टीरिया की वजह से ये प्रॉब्लम होता है. अगर बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम हुआ है तो एंटीबायोटिक इज वेरी इफेक्टिव. अगर बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम है तो एंटीबायोटिक से उसको रिलीफ मिल सकती है. और अगर कफिंग ज्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली कफिंग ज्यादा या कम वो तो होगी ही, उसको कफ मेडिसिन, कफ सिरप दे सकते हैं. और वेपराइजेशन समटाइम इज वेरी हेल्पफुल. ओके, नाउ द फोर्थ डिसऑर्डर given in your book is sinuses. Sinuses is the inflammation of sinus. ये साइनस में होने वाला इन्फ्लेमेशन है. इसमें म्यूकस डिस्चार्ज होता है बहुत ज्यादा, या कंटिन्यूअस म्यूकस का डिस्चार्ज होना. ये म्यूकस थोड़ा बहुत ज्यादा थिक नहीं होगा, मीडियम कंसिस्टेंसी का होगा म्यूकस का डिस्चार्ज होना. वायरस और बैक्टीरिया की वजह से ये प्रॉब्लम होता है. अगर बैक्टीरिया की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे में एंटीबायोटिक अगेन इज वेरी इफेक्टिव. और इसमें कफिंग होगी तो कफ मेडिसिन आर गिवन. वॉइस रेस्ट इन द सेंस ज्यादा बोलने का नहीं, थोड़ा कम बोलना कुछ दिन तक, तो इसको वॉइस रेस्ट कहते हैं, जिससे रिकवरी हो सकती है. अवॉइड स्मोक, किसी भी तरह का स्मोक, चाहे वो स्मोकिंग है या पोल्यूशन से जाने वाला स्मोक है या किसी भी तरह के स्मोक के एनकाउंटर में पर्सन आ रहा है, तो स्मोक से अगर बचेगा तो उसको साइनसिस से रिकवर होने में जल्दी होगी, आसानी होगी. सो दीज आर दी 4 डिजीजेस गिवन इन योर बुक. 4 डिजीज और है जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको शो कर रहा हूं. Now, in the common disorders of respiratory system, the 5th disorder given in your book is laryngitis. The laryngitis
is the name of the disorder. Symptoms are inflammation of larynx. Inflammation of larynx. Larynx may also be called as sound box or Adam's apple. उसमें inflammation होता है. वोकल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन होता है. लैरिंग्स के अंदर ऐसे दोनों साइड पे लगे हुए वोकल कॉर्ड्स होते हैं विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन. उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है. सोर थ्रोट इज अ वेरी कॉमन सिम्टम. एंड हॉर्सनेस इन वॉइस. वॉइस जो होती है वो थोड़ी क्रैक होकर थोड़ी ब्रॉड मोटी आवाज निकलती है. हॉर्सनेस ऑफ वॉइस. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ laryngitis. The causes for laryngitis, it may be because of virus or bacterial infection. या तो वायरस या तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है. अगर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो एंटीबायोटिक्स आर वेरी इफेक्टिव. उसमें कफ मेडिसिन देते हैं. वॉइस रेस्ट एंड अवॉइड डिफरेंट टाइप ऑफ स्मोक. चाहे वो स्मोकिंग का स्मोक हो या पोल्यूशन की वजह से मिलने वाला स्मोक हो, इसको अवॉइड करना है. दीज आर द ट्रीटमेंट फॉर laryngitis. Now the next part is pneumonia. Among all the respiratory disease which we have discussed so far, this one is comparatively severe. Pneumonia is the inflammation of lungs. It is the inflammation in the lungs. Lungs में होने वाला inflammation होता है. ये mild से लेके severe तक हो सकता है. सीवियर कंडीशन समटाइम में बी थ्रेटनिंग, जिसमें हमारे लंग्स के बाहर जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है और कई बार उसको एस्पिरेट करके निकालना भी पड़ता है. बाय द वे, तो इट इज द इंफ्लेमेशन ऑफ लंग्स. इसमें कफिंग इज अ वेरी कॉमन सिम्टम. फीवर आता है इसमें. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज अ वेरी कॉमन एंड प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ निमोनिया. इंसान जल्दी जल्दी सांस लेने लगेगा. उसकी जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, रेट ऑफ ब्रीदिंग है, वो इंक्रीज हो जाएगी. वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा. थोड़ी सी एक्टिविटी में वो एकदम हांफने लगेगा. ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा. इसमें चिल्स, ठंडी लगती है. स्वेटिंग होती है. चेस्ट पेन, ओके, स्टैबिंग और टीजिंग चेस्ट पेन होता है. पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पे या अलग अलग पॉइंट पे हो सकता है. तो चेस्ट पेन इज द सिम्टम ऑफ निमोनिया. समटाइम इन द सीवियर कंडीशन पर्सन मे ऑब्जर्व द ब्लड इन द म्यूकस. जब उसे खांसी आती है तो खांसी के साथ म्यूकस का निकलना. इनिशियल स्टेज में सिर्फ प्योर म्यूकस रहता है, लेकिन बाद में म्यूकस के साथ कुछ ब्लड स्पॉट्स भी देखे जा सकते हैं. So these all are the symptoms for pneumonia. Now as far as causes of pneumonia is concerned, in your book they have given only 2 points, bacteria or virus. No doubt bacteria or virus से pneumonia होता है. Okay, but apart from bacteria and virus, several other factors may also responsible for causing pneumonia. Like sometime it may be due to physical or mechanical injury. Physical or mechanical reason for pneumonia. चेस्ट में होने वाली इंजरी से भी, फिजिकल इंजरी या एक्सीडेंट से भी निमोनिया हो सकता है. या केमिकल एक्सपोजर, कोई पर्टिकुलर केमिकल आपके लंग्स में जा रहा है, कोई गैस हम कंटिन्यूअस इनहेल कर रहे हैं तो उसके वजह से भी निमोनिया हो सकता है. या अगर लॉन्ग टर्म उसको कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम रहता है तो वो कंडीशन भी निमोनिया में कन्वर्ट हो सकती है. सो सेवरल रीजंस आर देयर फॉर निमोनिया. इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखो, इसमें इमीडिएट फिजिशियन से कंसल्ट करना है क्योंकि ये कंडीशन का ट्रीटमेंट करना जरूरी है. तो कंसल्ट फिजिशियन. अगर बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव. इसमें कफ मेडिसिन देते हैं. और स्टे वार्म, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, मतलब ज्यादा गीला रहना या ज्यादा ठंडी जगह पे रहना, उससे प्रॉब्लम हो सकता है. तो वार्म रहने से थोड़ी रिकवरी फास्ट होगी. Okay, the next disorder given in your book is asthma, which is again a comparatively severe condition as far as respiratory disorder is concerned. अस्थमा में क्या होता है? देखो बच्चों, अस्थमा बेसिकली इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड विद द ब्रीदिंग. मतलब इंसान आसानी से उस ईज के साथ वो रेस्पायर या ब्रीद नहीं कर सकता जैसा एक नॉर्मल इंसान ब्रीद करता है. उसको फोर्सफुली इंस्पायर करना पड़ता है, फोर्सफुली रेस्पायर करना पड़ता है, प्रेशर लगा के उसे थोड़ी सांस लेनी पड़ती है. इसमें क्या होता है? कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकियोल्स और फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस इन द ब्रोंकियोल्स. हमारे जो ब्रोंकस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकस, उसके बाद जो ब्रांचेस हैं दे आर कॉल्ड एज ब्रोंकियोल्स.
वापस से रेस्पिरेटरी सिस्टम में यू हैव स्टडीड, ये ट्रकिया है, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स का कंस्ट्रक्शन होगा, ब्रोंक्यूल्स के कंस्ट्रक्शन मतलब जो उसके अंदर का ल्यूमेन है वो नैरो हो जाएगा, एयर का जो पैसेज है वो नैरो हो जाएगा, जितनी हवा आसानी से पास हो सकती थी अब उतनी हवा आसानी से पास नहीं होगी। तो ब्रोंक्यूल्स का कंस्ट्रक्ट होना इज वन थिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस इन द ब्रोंक्यूल्स, एक तो ब्रोंक्यूल नैरो हो जाएगा और जो पैसेज बचा है, नॉर्मल ब्रोंक्यूल अगर इतना था वो नैरो होके इतना हो गया, अंदर जो पैसेज बचा है उसमें भी म्यूकस डेवलप होगा और म्यूकस के डेवलप होने की वजह से वो पैसेज और भी ज्यादा नैरो होगा, या एक्सट्रीम कंडीशन में वो पैसेज पूरा चॉकअप हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है। ओके, so that is what happened in the case of asthma. Now periodic wheezing, अभी अस्थमा जिनको ये प्रॉब्लम होता है वो कंटिन्यूअस प्रॉब्लम नहीं होता है, इसके अटैक्स मतलब इसका पीरियोडिक ड्यूरेशन होता है कि कुछ ड्यूरेशन के लिए पेशेंट नॉर्मल है और कुछ ड्यूरेशन में उसका प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाता है। तो पीरियोडिक वीजिंग मतलब रह रहे के कुछ ड्यूरेशन के बाद जब उसका प्रॉब्लम सीवियर होगा तो पर्सन के अंदर वीजिंग साउंड, एक घड़घड़ाहट सी आवाज रेस्पिरेशन के टाइम सुनाई देगी। मतलब जब एक नॉर्मल इंसान, हम नॉर्मल है, हम रेस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं, इनहेल और एक्सेल करते हैं, ऐसे टाइम पे कोई साउंड नहीं आता है। लेकिन जिनको अस्थमा है अगर उनके करीब जाके आप ब्रीदिंग को सुनेंगे ना तो यू आर एबल टू फाइंड आउट अ टाइप ऑफ वीजिंग साउंड, ऐसा एक घड़घड़ाहट सी आवाज आएगी हवा अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए। ये बच्चों में भी कई बार ऑब्जर्व किया जाता है, बड़ों में भी होता है। ओके, बच्चों में कई बार ना वीजिंग साउंड के साथ साथ उनका ये जो पॉइंट है स्टर्नम के ऊपर वाला, ये जो कॉलर बोन के बीच वाला ये पॉइंट है, यहां पे एक डिप्रेशन, एक पिट क्रिएट होता है। जब वो इंस्पायर करते तो यहां पर एक खड्डा सा बन जाता है और एक वीजिंग साउंड आता है। सो दैट इज अ सिम्टम ऑफ अस्थमा। ओके, पीरियोडिक वीजिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, नॉर्मल तरीके से वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा। मैंने पहले ही कहा कि इसमें फोर्सफुली रेस्पिरेशन करना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा प्रेशर, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सिम्टम्स रिलेटेड टू अस्थमा। नाउ अस्थमा बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम एलर्जी। ये एलर्जी इसका कॉज है, मेन कॉज एलर्जी। अस्थमा इज अ टाइप ऑफ, यू कैन से इट इज द सिम्टम ऑफ एलर्जी, वो एलर्जी का एक सिम्टम है। अभी एलर्जी अलग अलग चीजों से हो सकती, जितने भी अस्थमा पेशेंट हैं सबके लिए जरूरी नहीं है कि उनको सेम चीजों से ही एलर्जी हो। सबके लिए एलर्जेंस मतलब एलर्जी कॉजिंग एजेंट, ये अलग अलग होंगे। जैसे कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनको पोलन से एलर्जी है, पोलन ग्रेन से एलर्जी है। अगर वो पोलन ग्रेन गार्डन में घूम रहे हैं, पोलन ग्रेन से एनकाउंटर हो रहा है उनका, तो ऐसे में उनको अस्थमा अटैक इंक्रीज हो जाएगा, अस्थमा का प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगा। या फिर बहुत से लोगों को स्मोक से एलर्जी है, बहुत से लोगों को परफ्यूम से एलर्जी है, अलग अलग लोगों को किसी ड्रग से एलर्जी है, किसी पर्टिकुलर केमिकल से एलर्जी है। तो अलग अलग एलर्जेंस, हर अस्थमा पेशेंट के लिए एलर्जेंस अलग अलग हैं। तो उस एलर्जेंस के सामने जब वो आते हैं तो उनका ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सिम्टम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो एलर्जी इज द मेन कॉजिंग ऑफ द अस्थमा, मेन कॉज ऑफ द अस्थमा। नाउ ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में अवॉइड इरिटेंट, वन पॉइंट इज गिवन, अवॉइड, जिस मतलब जो एलर्जन है, जो एलर्जी कॉजिंग एजेंट है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है, अगर उस अस्थमा के पेशेंट को पता है कि इस चीज के सामने जाने से उसका प्रॉब्लम सीवियर हो जाएगा तो उसे अवॉइड करना ही बेहतर है, उसे अवॉइड करना ही बेहतर है। मतलब उसको अवॉइड करना है, उसके सामने नहीं जाना है, उसके सामने एनकाउंटर नहीं होना है उसका। ओके, अभी अवॉइड इरिटेंट, जैसे अगर किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी है तो वो ऐसी जगह पे ना जाए, गार्डन में या ऐसी जगह पे ना जाए जहां पे पोलन ग्रेन से उसका एनकाउंटर हो। यूज ऑफ इनहेलेंट्स जो है, यू माइट हैव सीन डिफरेंट अस्थमा पेशेंट, दे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेलर्स,
दे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेलर्स। उनके पास पर्टिकुलर टाइप के इनहेलर्स होते हैं जिसमें अलग अलग मेडिसिन अवेलेबल है। दुनिया भर की अलग अलग टाइप की मेडिसिन है। अस्थमा पेशेंट, डॉक्टर, फिजिशियन उसको रिकमेंड करते हैं। ओके, एस्थेलीन है, ब्यूटाकॉर्ड है, अलग अलग टाइप के मेडिसिन हैं जो इनहेलर्स में लगा के उसको इनहेल किया जाता है। यू माइट हैव सीन द पर्सन टेकिंग इनहेलर्स जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, क्योंकि अटैक कभी भी किसी भी जगह पर सीवियर हो जाएगा। रास्ता चल रहे हैं, उनका प्रॉब्लम सीवियर हो गया तो ऑब्वियसली दे हैव टू टेक द इनहेलर्स। उसको शेक करते हैं 2 बार, मुंह पे लगाते हैं और ऐसा एक जोर से पफ लेते हैं, जिसके वजह से वो इनहेलर्स का अंदर जो केमिकल है वो केमिकल डायरेक्टली उनके लंग्स में जाता है। मेडिसिन खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है, इनहेलर्स डायरेक्टली हमारे लंग्स में जाते हैं। मतलब जब उस केमिकल को वो इनहेल करते हैं तो वो इनहेलर उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम से मतलब फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स तक पहुंच जाते हैं जहां पे ये प्रॉब्लम था। तो इनहेलर्स यूज करने से बहुत सडन इफेक्ट सामने आता है। इनहेलर्स जो होते हैं वो बेसिकली ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर इन द सेंस कि जो ब्रोंकस की मसल्स है उनको थोड़ा डिलेट कर देंगे, लूज कर देंगे। क्योंकि प्रॉब्लम में क्या हुआ था कि ब्रोंकस का कंस्ट्रक्शन हुआ था, ब्रोंकस की मसल ना नैरो हो गई थी, कंस्ट्रिक्ट हो गई थी। और ये इनहेलर्स जो होंगे वो ब्रोंकोडाइलेटर्स होंगे, यानी ब्रोंकस की मसल्स को लूज कर देंगे। जब ब्रोंकस की मसल लूज होगी तो अंदर का जो पैसेज है, जो ल्यूमेन है, वो ब्रॉड हो जाएगा और हवा जिस मुश्किल से आ जा रही थी अब वो कंपैरेटिवली थोड़ा आसानी से आएगी और जाएगी। तो अब इसका इफेक्ट जो होता है ना, इनहेलर्स का इफेक्ट बहुत जल्दी दिखाई देता है। फ्यू सेकेंड्स में इनहेलर्स का इफेक्ट सामने आता है और उस अस्थमा पेशेंट को थोड़ा रिलीफ फील होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज the last disorder given in your book is occupational respiratory disorder. Occupational respiratory disorder मतलब जो इंसान जिस ऑक्यूपेशन में है, जिस प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन की वजह से उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है। अब अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड में हैं, अलग अलग जगह पे। जैसे एक लेबर है, वो ऐसी साइट पे काम कर रहा है जहां पे बहुत ज्यादा डस्ट है, सीमेंट है और बहुत सारे डस्ट हैं और दिन भर वो उसको इनहेल करता है, तो उसके वजह से उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है। 2 एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं, एक है सिलिकोसिस और एक है एस्बेस्टोसिस। दीज 2 एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर बुक। सिलिकोसिस ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे सिलिका पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं पॉलिशिंग के लिए या डिफरेंट पर्पस के लिए सिलिका पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं। तो जो वर्कर ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां पे सिलिका पार्टिकल्स यूज होते हैं, तो सिलिका पार्टिकल्स, ये सिलिका पार्टिकल्स को इनहेल करने की वजह से लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ सिलिका पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सिलिकोसिस। ये इसका कॉज है ना, ये डिजीज का नाम है। इसी तरीके से दूसरी डिजीज है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोस की शीट्स बनती हैं, एस्बेस्टोस पार्टिकल जो होते हैं उसको इनहेल करने की। अब ऐसे वर्कर जो एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पे एस्बेस्टोस शीट्स बन रही हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली दे आर इनहेलिंग एस्बेस्टोस पार्टिकल। तो एस्बेस्टोस के पार्टिकल, ये एस्बेस्टोस के पार्टिकल से अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है, यानी 1-2 बार जाने से या कुछ दिन काम करने से नहीं, सालों साल अगर काम कर रहे हैं, वो वर्कर्स जो हैं वो सिलिका पार्टिकल्स इनहेल कर रहे हैं, ये एस्बेस्टोस पार्टिकल इनहेल कर रहे हैं, तो उनको सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस नाम के डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स हैं इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस। उनके लंग्स में फाइब्रोसिस के चांसेस हैं। उनके लंग्स का जो नॉर्मल टिश्यू है वो टिश्यू डैमेज होता है, फाइब्रस टिश्यू वहां पे डेवलप होता है, फाइब्रोसिस के चांसेस हैं, या लंग डैमेज भी हो सकता है। बच्चों, इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट वेरी सिंपल, प्रोटेक्टिव, मतलब जो वर्कर उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्टिव मास्क यूज करना है, यानी उस लेवल का, उस प्रिकॉशन के साथ मास्क यूज करना है कि वो पार्टिकल्स को वो इनहेल ना करें। और मास्क एंड गेयर्स ड्यूरिंग वर्क, दे हैव टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस जिसके वजह से वो सिलिका पार्टिकल्स या एस्बेस्टोस पार्टिकल उनके लंग्स में ना जाए। दैट इज द प्रिवेंटिव मेजर, और यू कैन से इट इज अ ट्रीटमेंट. It is not a treatment, basically it is a preventive measure, you can say. Now, one more thing, many industry or as per the government rule, कुछ जगहों पर लिमिट होती है कि एक पर्सन ऐसी इंडस्ट्री में इतने ड्यूरेशन से ज्यादा काम ना करे, क्योंकि अगर
पर्टिकुलर, जैसे 10 साल का ड्यूरेशन है, 10 साल से ज्यादा ड्यूरेशन तक अगर काम करेगा, सो देयर इज अ चांस ऑफ डेवलपिंग सच टाइप ऑफ डिसऑर्डर. So this is all about the different type of disorders given in your book.